नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में भाग लिया। इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक आयोजित हुई। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI रिपोर्ट 2024 जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया। रक्षा अभियानों में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत यानी शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। आपको बता दें कि धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए शामिल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। आइए इसे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझते हैं। नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को जोड़ने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 17 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर यह कानून बनाया है। गौरतलब है कि संघ सूची की प्रविष्टि 17 नागरिकता, देशीयकरण और विदेशी या गैर नागरिक से संबंधित है। साथ ही असम का विशेष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि प्रवासियों के मामले में असम की स्थिति शेष भारत से एकदम अलग है। इसके अलावा संस्कृति पर प्रभाव अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रवासियों ने असम के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। 24 मार्च 1971 के कट ऑफ डेट पर यह कट ऑफ डेट भी उचित है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। ध्यान देने वाली बात है कि इस कट ऑफ डेट के बाद आए प्रवासियों को युद्ध के कारण आए प्रवासी माना गया, न कि विभाजन के चलते भारत आए प्रवासी। अब खबर में जिसके बारे में हमने बात की, नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें जन्म या बर्थ से नागरिकता, वंशानुक्रम यानी वंश के आधार पर नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा नागरिकता, किसी राज्य क्षेत्र का भारत का भाग बन जाने से यानी एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी नागरिकता आदि शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो इसमें प्रावधान है कि यदि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आया है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। बढ़ते अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में भाग लिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारत सरकार द्वारा हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने की भी सराहना की गई है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिधम्म दिवस उस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध स्वर्गलोक यानी तुषिता देवलोक से उत्तर प्रदेश के संकसिया में अवतरित हुए थे। इस घटना को सम्राट अशोक के संकासिया हाथी स्तंभ द्वारा भी चिन्हित किया गया है। यह घटना पहली वर्षावास के अंत और
पवरना उत्सव यानी वर्षावास की समाप्ति का उत्सव के आयोजन का भी प्रतीक है। वस या वर्षावास 3 महीने की अवधि होती है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु किसी एक बुद्ध विहार में रहकर अध्ययन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर वर्ष के शेष महीनों में भ्रमण या चारिका करने निकल पड़ते हैं। चलिए अब अभिधम्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिधम्म बौद्ध धर्म के दर्शन और बौद्ध मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझाने वाले सुत्त यानी शिक्षाओं का एक प्राचीन संग्रह है। यह बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अभिधम्म शब्द 2 शब्दों अभि और धम्म से मिलकर बना है। अभि का अर्थ है उच्च या आगे तथा धम्म का अर्थ है शिक्षा। इस प्रकार अभिधम्म का शाब्दिक अर्थ उच्चतर धम्म या गहन सत्य होता है। आपको बता दें, अभिधम्म त्रिपिटक यानी पाली कैनन का तीसरा भाग है। गौरतलब है कि त्रिपिटक थेरवाद बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोविज्ञान को गहराई से समझने हेतु एक मौलिक ग्रंथ है। अभिधम्म 7 ग्रंथों का संग्रह है जो मानव मन और चेतना की गहराई से पड़ताल करता है। यह मनोवैज्ञानिक तत्वों जैसे कि चेतना की प्रकृति, सार्वभौमिक मानसिक कारक और ध्यान यानी माइंडफुलनेस की साधना का भी विस्तृत विश्लेषण करता है। अभिधम्म ने पाली में एक विशेष शब्दावली विकसित की जो बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का आधार बनी। प्रमुख शब्दों में शामिल है चित्त यानी चेतना, चेतसिका यानी मानसिक कारक, रूप यानी भौतिकता और निब्बान यानी फाइनल लिबरेशन या मोक्ष। अंत में पाली भाषा के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाल ही में मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली के साथ साथ पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पाली एक प्राचीन भाषा है। त्रिपिटक के साथ साथ बौद्ध और जैन साहित्य के अनेक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पाली भाषा में लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जातक कथाएं, अट्ठासालीन और समूह विनोदिनी, धम्मपद और धम्मचक पवत्तनम सुत्त आदि। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार प्रमुखों की परिषद की 23वीं बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में SCO के बजट, इसके सचिवालय के संचालन या कामकाज और आतंकवाद रोधी प्रयास जैसे मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले SCO की इस बैठक से जुड़े मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने क्षेत्रीय शांति और विकास को हानि पहुंचाने वाली 3 समस्याओं अर्थात आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर प्रकाश डाला है। साथ ही भारत ने एक बार फिर से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के आधार पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन नहीं किया। आपको बता दें, इस बैठक में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों की आलोचना की गई, जैसे कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध। भारत के डिजिटल एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI और डिजिटल समावेशन को SCO कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए SCO का महत्व समझते हैं। सबसे पहला है आतंकवाद का मुकाबला। SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS आतंकवादियों की गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण एवं खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरा है मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग हेतु एक मंच। SCO भारत को अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही SCO भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए एक बेहतरीन मंच भी प्रदान करता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो मध्य एशिया क्षेत्र में विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का 4% तथा तेल भंडार का लगभग 3% भाग मौजूद है। साथ ही मध्य एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना भी एक महत्व है। उदाहरण के लिए भारत चाबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को संतुलित कर रहा है। इतना ही नहीं, SCO के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद, मध्य एशियाई क्षेत्र में प्रभुत्व को लेकर चीन और रूस के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, सदस्य देशों के अपने अपने हित आदि। अंत में शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसे वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके वर्तमान सदस्यों में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है।
इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और मित्रता को मजबूत करना तथा उनके बीच पड़ोसी देश जैसे संबंध विकसित करना और राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट 2024 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने संयुक्त रूप से MPI रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम संघर्ष के दौरान गरीबी यानी पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट है। इस थीम के आधार पर ही रिपोर्ट में हिंसक संघर्ष से ग्रस्त देशों और वहां मौजूद बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों में समय के साथ हिंसक संघर्ष और बहुआयामी गरीबी के आपसी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। खबर के शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के सभी 10 संकेतकों में बिना संघर्ष वाले देशों की तुलना में युद्धरत देशों में अभाव का उच्चतर स्तर देखा गया है। 112 देशों में 1.1 बिलियन लोग यानी विश्व की लगभग 18% आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन जी रही है। इसके अलावा भारत में 234 मिलियन लोग चरम गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीवन जी रहे हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। यह गरीबी को मापने की एक विधि है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों में गरीब लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले कई प्रकार के अभावों के स्तर को मापा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1/3 या उससे अधिक संकेतकों से जुड़े अभावों का सामना करता है तो उसे MPI गरीब माना जाता है। प्रथम MPI वर्ष 2010 में जारी हुआ था। MPI सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 यानी SDG 1 से संबंधित है। SDG 1 के तहत सभी क्षेत्रों से गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी NMPI के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे नीति आयोग ने 2021 में शुरू किया था। NMPI में वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों के अतिरिक्त मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता नाम से 2 नए संकेतक जोड़े गए हैं। इस प्रकार NMPI 12 संकेतकों पर आधारित है। साथ ही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संकेतक के बारे में बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 आयाम हैं। पहला है स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत 2 संकेतक है, पोषण और बाल मृत्यु दर। दूसरा आयाम है शिक्षा। इसके अंतर्गत 2 संकेतक है, स्कूली वर्ष और स्कूल में उपस्थिति। और अंतिम और तीसरा आयाम है जीवन स्तर। इसके अंतर्गत शामिल संकेतक है रसोई ईंधन, सैनिटेशन, पेयजल, बिजली, आवास और परिसंपत्ति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया। RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। RBI ने यह कदम चारों NBFCs की ब्याज दर निर्धारण नीति के मामले में हेरफेर के आरोपों को देखते हुए उठाया है। RBI ने इन बैंकों की भारित औसत उधार दर WALR और फंड की लागत से जुड़े इंटरेस्ट स्प्रेड के स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि किसी बैंक द्वारा किसी ऋणी को दिए गए ऋण पर ब्याज दर और बैंक में जमाकर्ताओं की जमा राशि पर देय ब्याज दर के बीच अंतर को इंटरेस्ट स्प्रेड कहते हैं। खबर के शुरुआत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत ऋण देने वाली कंपनियां होती है। हालांकि NBFCs के तहत कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापारिक वस्तु प्रतिभूतियों को छोड़कर और कोई भी सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद, निर्माण में शामिल संस्थाएं शामिल नहीं होती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक NBFCs को उनके पूंजी आकार, कार्य और जोखिम स्तर के आधार पर 4 लेयर्स में वर्गीकृत और विनियमित करता है। ये है टॉप लेयर NBFC TL, अपर लेयर NBFCs NBFC UL, मिडिल लेयर NBFCs NBFC ML और बेस लेयर NBFCs NBFC BL। NBFCs कई मामलों में सामान्य बैंकों से अलग होती है, जैसे NBFCs डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जिनसे बैंक को कोई अग्रिम सूचना दिए बिना जमा राशि को
किसी भी समय निकाला जा सकता है। इसके साथ ही एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में शामिल नहीं होती है। ये अपनी संस्था में भुनाने हेतु अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती है और अंत में एनबीएफसी में धनराशि जमा करने वाले ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC की जमा बीमा सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। अब एनबीएफसी से जुड़ी समस्याएं क्या क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इनका विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI जैसी कई संस्थाएं करती है। इससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये वित्तीय संस्थानों से कम समय के लिए धन उधार लेती हैं, लेकिन ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए उधार देती है। इससे कई बार संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs का स्तर काफी अधिक है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। रक्षा अभियानों में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एकीकृत यानी शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया गया। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ETAI फ्रेमवर्क और दिशा निर्देशों का शुभारंभ किया है। इन्हें महत्वपूर्ण रक्षा अभियानों में भरोसेमंद AI को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। बता दें, ETAI एक जोखिम आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क है जिसे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। ये 5 व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हैं विश्वसनीयता और मजबूती, सुरक्षा और सेफ्टी, पारदर्शिता, निष्पक्षता और गोपनीयता। इस फ्रेमवर्क में भरोसेमंद AI के मूल्यांकन के लिए मानदंडों के एक व्यापक सेट को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा यह भरोसेमंद AI के निर्माण और मूल्यांकन के लिए एक सुनियोजित अप्रोच भी प्रदान करता है। अब सवाल यह आता है कि AI आधुनिक वॉरफेयर में कैसे क्रांति ला रहा है। सबसे पहला है इंटेलिजेंट हथियार प्रणाली। इसमें AI की सहायता से ड्रोन्स और अन्य स्वायत्त प्रणालियों की क्षमताएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए इजरायली UAV हार्पी और हारो। दूसरा है कमान और नियंत्रण। AI ने रियल टाइम में बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करके कमान और नियंत्रण की सुविधा प्रदान की है। उदाहरण के लिए सर्वत्र पहचान। सर्वत्र पहचान की बात करें तो यह AI का उपयोग कर घुसपैठ का पता लगाने वाला एकीकृत कमांड स्टेशन है। वहीं अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें AI से युक्त डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जटिल युद्ध क्षेत्र की दशाओं का तेजी से आकलन कर उपयुक्त रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं का सुझाव दे सकती है। उदाहरण के लिए इंडियन आर्मी द्वारा स्टॉर्म ड्रोन का उपयोग। आगे बढ़ते हुए AI के उपयोग से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। पहली है आकस्मिक क्षति। स्वचालित हथियारों जैसे किलर रोबोट्स के उपयोग के कारण ऐसे निर्दोष नागरिकों और लोगों की मृत्यु हो सकती है जो टारगेट नहीं है। दूसरा है कानूनी और नैतिक अस्पष्टता। यह समस्या मुख्य रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन और निर्दोष नागरिक की मृत्यु के मामलों में देखी जाती है। अन्य मुद्दों में साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम, विश्वसनीयता की कमी, अशांति और संघर्ष को बढ़ावा आदि शामिल है। अंत में रक्षा क्षेत्र में AI को अपनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है रक्षा AI परिषद DAIC। इसका गठन AI को अपनाने के लिए मार्गदर्शन और नीतिगत निर्णय लेने हेतु किया गया है। दूसरा है रक्षा AI परियोजना एजेंसी DAIPA। इसका कार्य AI से युक्त एप्लीकेशंस के विकास के लिए रोड मैप तैयार करना है। इसके अलावा डिफेंस PSU के लिए AI रोड मैप। इसके तहत 61 रक्षा विशिष्ट AI परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है। और आखिरी है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX फ्रेमवर्क। इसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मोरिटानिया की, जिसकी राजधानी है नोआकोट। आपको बता दें, भारत की राष्ट्रपति ने मोरिटानिया की यात्रा की। मोरिटानिया की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो इसका सरकार का स्वरूप अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में माली, दक्षिण पश्चिम में सेनेगल और पश्चिम में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ये फ्रांस का एक उपनिवेश था। अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। यह अटलांटिक तट पर अफ्रीका में अवस्थित एक देश है। इसका अधिकांश भाग सहारा मरुस्थल का हिस्सा है। इसकी प्रमुख नदियां सेनेगल नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। यह एक शुष्क, गर्म और तेज हवाओं वाला क्षेत्र है जहां मरुस्थलीकरण का गंभीर प्रभाव है। साथ ही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और हर मट्टन पवनें इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड
DTAB ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल NDCT नियम 2019 के तहत नई औषधियों की परिभाषा में सभी एंटीबायोटिक्स को शामिल करने की सिफारिश की है। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरिशस को पहली बार रुपए में ऋण देने की घोषणा की है। यह ऋण भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत विकास सहायता के रूप में दी जाएगी। यह ऋण भारतीय एग्जिम बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं और 5 अन्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। शोधकर्ताओं ने 2 अरब साल पुरानी चट्टान के आवरण वाले खंड के भीतर जीवित सूक्ष्म जीवों की खोज की है। इसे दक्षिण अफ्रीका में बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC की चट्टान में खोजा गया है। यह किसी प्राचीन चट्टान के भीतर खोजे गए जीवित सूक्ष्म जीवों का अब तक का सबसे पुराना उदाहरण है। द ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर ने ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर पर प्रकाश डालते हुए द इकोनॉमिक ऑफ वाटर रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने असम के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में तेल की खोज के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि होलोंगापार अभयारण्य हुलॉग गिब्बन का पर्यावास है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजी गई पदार्थ की बाह्य यानी पृथ्वी प्रणाली के बाहर विकृत अवस्था को समझने में सफलता प्राप्त की है। इस अवस्था को हाइपर यूनिफॉर्मिटी नाम दिया गया है। एक नए शोध से पता चला है पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंस PFAS के संपर्क में आने से आंत के माइक्रोबायोटा में व्यवधान पैदा हो सकता है, जिससे किडनी की कार्यप्रणाली खराब हो सकती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।